हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एम लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी का 14वां अध्याय लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, हम यहाँ पर आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे हैं। और किस लिए पढ़ा रहे हैं? ये यूपीएससी आईएएस प्री के एग्ज़ाम में आती है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ओके दोस्तों, और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईएएस की तैयारी करने के लिए हिंदी माध्यम के छात्रों को कंटेंट नहीं मिल पाता है, न एक प्लेटफॉर्म मिल पाता है कि वो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को इससे जोड़िए दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य संबंध से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। हम ये नहीं चाहते कि एक भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को छोड़ दिया जाए, तो इस अध्याय की वीडियो आपको 2 भागों में मिलेगी। आज उसका पहला अध्याय आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? एक अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। एकल स्वरूप है, संघीय स्वरूप है, या दोस्तों क्षेत्रीय स्वरूप है, या राष्ट्रीय स्वरूप के अंतर्गत आती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वो संघीय स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? संघीय स्वरूप। मगर दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एकल और राष्ट्रीय। एकल और राष्ट्रीय, इनके विषय में कुछ बात बताना चाहूँगा आपको। देखिए, एकल सरकार जो होती है वो राष्ट्रीय सरकार होती है, जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। एकल सरकार ही राष्ट्रीय सरकार होती है और यही क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। दोनों चीज़ें एक ही हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने का निम्न में से एक दृष्टिकोण नहीं है। देखिए, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने का दृष्टिकोण, कितने दृष्टिकोण होते हैं? पहले तो यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो देखिए, दृष्टिकोण 2 होते हैं। अब नीचे वो दृष्टिकोण दिए गए हैं, पर उनमें से कौन सा दृष्टिकोण नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण 3 होते हैं दोस्तों। सॉरी, मैं गलत बोल गया, यहाँ पर दृष्टिकोण 3 होते हैं। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक तो गलत होगा ही होगा। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। पहला ऑप्शन देखिए विधायी संबंध, दूसरा ऑप्शन प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध, चौथा आपका राजनीतिक संबंध। दोस्तों, प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंध का अध्ययन करने के जो 3 दृष्टिकोण है, एक तो विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। राजनीतिक संबंध नाम का कोई दृष्टिकोण नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए, मैंने आपको तीनों संबंध बता दिए हैं। केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध से। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। पहले आपके जो प्रश्न मैंने यहाँ स्क्रीन पर दिए थे, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, उस प्रश्न की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। क्या है? स्वरूप में संघीय है। तो समस्त शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं, विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं। देखिए, यद्यपि नागरिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है। ओके दोस्तों, आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में की गई है? प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। केंद्र और राज्य विधायी संबंधों की चर्चा संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में की गई है? देखिए, संविधान के भाग पहले में, जिसमें अनुच्छेद पहले से चौथा आता है इसमें, या संविधान के भाग दूसरे में, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं, या संविधान के भाग 11 में, जिसमें अनुच्छेद 245 से 255 तक आते हैं, या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा संविधान का जो आपका भाग है 11वें में और उसके अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत की गई है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर ये जान लीजिए, संविधान के भाग पहले, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं दोस्तों, ये संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है आपका पहला। किससे? संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा देखिए, संविधान का भाग दूसरा, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं, यह आपके नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। लिख लेना ये दोनों चीज़ें आप। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ आप लोगों को। संविधान का जो भाग तीसरा है, संविधान का जो भाग तीसरा, उसके अनुच्छेद जो आपके आते हैं 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद आते हैं। कौन से आते हैं?
संविधान के भाग 30 में 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद आते हैं। और इस भाग के विषय में आप लोगों को और बता देता हूँ, ये मूलभूत अधिकारों से संबंधित है। और यहीं पर बता देता हूँ आपको, संविधान का भाग जो चौथा है उसके अंदर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आपके अनुच्छेद आ जाते हैं 36 से लेकर के, आपके अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? 31 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक। ओके दोस्तों, यहाँ मैंने आपको संविधान के चारों भाग और उनके अनुच्छेद बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर चौथा, केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में वर्णित स्थितियों का नीचे वर्णित कथनों के आधार पर विचार विमर्श कीजिए। स्थितियों के विषय में पूछ रहा है, कितनी स्थितियां बनती हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र की विधायी विषयों का बंटवारा जो केंद्र और राज्य के बीच में किया जाता है, या राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान का प्रावधान, या राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण किस प्रकार से होगा, और केंद्र और राज्य विधान की सीमाएं क्या क्या होंगी, ये सारी स्थिति केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों के मामले में बनती हैं। तो दोस्तों देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपके चारों ही कथन दोस्तों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए, संसद ने किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंधों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद ने किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है? कौन सी अनुसूची है वो? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले मैं आपका उत्तर देता हूँ। वो आपकी अनुसूची 7वीं अनुसूची है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा। जब तक आप अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है, संसद को प्रदान किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान किया गया है, या निम्न में से किसी को भी नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर आपका है, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आपकी संसद को दिया गया है। और दोस्तों इससे महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा। पर यहाँ आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए, दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखिए, संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंधों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था दी है। कौन सी व्यवस्था दी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था दी है। जैसे पहली सूची में संघ आ जाता है दोस्तों, दूसरी सूची में राज्य आ जाता है, और तीसरी सूची में समवर्ती सूची आती है। अब देखिए, दूसरे प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है। देखिए, संघ सूची जो पहले नंबर पर थी, इसमें राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है, और इस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। और देखिए, इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, जिन्हें मूल रूप से 97 कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, इसे रक्षा का, बैंकिंग का, मुद्रा का, आणविक यानी कि परमाणु संबंधी, ऊर्जा संबंधी, बीमा संबंधी, संचार संबंधी, केंद्र राज्य संबंधी, व्यापार संबंधी, वाणिज्य, जनगणना संबंधी, लेखा और परीक्षा, ये सारे के सारे विषय आपके राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय हैं। इन सारे विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें सारे क्वेश्चंस को। देखिए आपका प्रश्न नंबर 7वां, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, संघ सूची की तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखिए, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को, राज्य विधानमंडल को, विकल्प पहला व दूसरा दोनों को, या निम्न में से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति हमारे राज्य विधानमंडल को है, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। परंतु एक बात और बता दूं दोस्तों, जो आपकी समवर्ती सूची है, वो समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति आपकी संसद को भी है और राज्य विधानमंडल को भी है। इस पॉइंट को आप यहीं पर लिख लेना, और नहीं तो मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा ही। ठीक है दोस्तों, देखिए संसद को तो आपकी पहली जो है संघ सूची पर संविधान बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य सूची में विधानमंडल को अधिकार है। और देखिए समवर्ती सूची जो होती है वो संसद भी उसमें कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी। ओके दोस्तों, और महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को बता दूंगा। प्रश्न नंबर 8 में देखिए,
संघ सूची में इस समय मूलतः कितने विषय आते हैं? मूलतः पूछ रहा है कि संघ सूची में इस समय मूलतः कितने विषय आते हैं? 50 विषय आते हैं, 52 विषय आते हैं, 47 विषय आते हैं, या निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि संघ सूची में जो मूलतः 47 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं दोस्तों? मूलतः संघ सूची में आपके 47 विषय आते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि संघ सूची में तो दोस्तों मैं आपको बता ही चुका कि मूलतः 97 विषय आते थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर संघ सूची का पूछ रहा है, तो संघ सूची में तो 100 विषय आते थे और मूलतः पूछता है तो 97 आते थे। कितने आते थे? मगर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनाते टाइम मेरे से गलती हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर समवर्ती सूची की पूछना चाहता था आप लोगों से। किसकी? समवर्ती सूची की। किसकी? समवर्ती सूची की। तो आप लोग प्रश्न यहाँ पर सही कर लीजिए, या फिर दोनों ही प्रश्नों की जानकारी आपको दे दी है मैंने। देखिए समवर्ती सूची की बताते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि समवर्ती सूची में इस समय मूलतः कितने विषय आते हैं, समवर्ती सूची में इस समय मूलतः कितने विषय आते हैं, तो समवर्ती सूची में आपके 47 विषय आते हैं। मूलतः कितने विषय आते हैं? 47। देखिए वैसे तो इस समय उसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं और मूलतः 47 विषय हैं। कितने? मूलतः 47 विषय। उम्मीद है आप समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो विषय तीनों सूची में शामिल नहीं होते उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानमंडल को, या प्रधानमंत्री जी को? तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जो विषय तीनों सूची में शामिल नहीं होते उन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी भारतीय संसद को है। अब देखिए इन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बताता हूँ, देखिएगा। देखिए दोस्तों पहले प्रश्न संबंधित, देखिए क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? देखिए राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को तो संघ सूची में रखा गया है और क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। एवं इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। और देखिए इस विषय में 66 विषय हैं और मूलतः 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय और मूलतः 66 विषय हैं। कितने? 66 विषय हैं। जैसे देखिए सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि। और देखिए समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी दोस्तों। और देखिए इस सूची में इस समय 52 मूलतः और 52 इस समय 52 है और मूलतः 47 विषय हैं। कितने? मूलतः 47 विषय हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे आपराधिक कानून, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम, कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक, छापा, प्रेस, अन्य, ये सारी चीज़ें आपकी समवर्ती सूची में आती हैं। अब देखिए जो इन तीनों सूचियों से बच जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? अपशिष्ट सूची के अंतर्गत। देखिए अपशिष्ट सूची से संबंध विषयों, यानी वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। जो तीनों विषयों में सम्मिलित नहीं होते उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। देखिए इस अपशिष्ट शक्ति में अपशिष्ट करों यानी टैक्सों के आरोपण के संबंध में विधान यानी कि कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? यानी ट्रांसफर किया गया राज्य से समवर्ती सूची में, वो कौन सा विषय है? शामिल नहीं किया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिन्हें शामिल किया गया और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसे शामिल नहीं किया गया। तो देखिए शिक्षा एवं वन संबंधित विषयों को राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, या फिर नाप एवं तोल को राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, या वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, या न्याय का प्रशासन, उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन, या फिर पुलिस एवं जेल। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ शिक्षा और वन ये ऐसी चीज़ें है इसे राज्य सूची समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया है। ओके दोस्तों, नाप एवं तोल इसको भी आपको शामिल किया गया राज्य सूची से समवर्ती सूची में। वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण इस विषय को भी आपको राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और देखिए न्याय का प्रशासन जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन, इस विषय को भी राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और देखिए जिसे शामिल नहीं किया गया है जो राज्य सूची में ही है अभी, वो है आपका पुलिस एवं जेल। यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका 5वां उत्तर जो दे रखा विकल्प वो गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 11वां,
त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्याख्या कौन सा अधिनियम करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था, त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था कौन सा अधिनियम करता है? भारत सरकार अधिनियम, प्रतीक और नाम अधिनियम 1950, या सूचना का अधिकार अधिनियम, या निम्न में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका भारत सरकार अधिनियम। यह आपका GOI के नाम से जाना जाता है। कब आया था? 1935 में आया था। लिख लीजिए दोस्तों, 1935 में यह अधिनियम आया था। देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम GOI 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। परंतु वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामले को एक अंतर के साथ अपनाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय निम्न में से कौन सी स्थिति नहीं बनती है? तो देखिए, यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर सकती है, यानी कैप्चर कर सकती है। या फिर देखिए, आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित रहती हैं। यानी कि आपातकाल खत्म भी हो जाए तो 6 महीने तक राज्य सूची के जितने ही मामले हैं उनकी शक्तियां आपकी किसके पास रहती हैं? संसद के पास रहती हैं। या फिर राज्य विधानमंडल की समान मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित होती है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आपका राज्य विधानमंडल के समान जो मुद्दे होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती। यानी कि समान मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती है। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, थर्ड वाला। बाकी ये काम राष्ट्रीय आपात के समय होते हैं और ये भी होते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा बता देता हूँ, राज्य विधानमंडल की समान मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, क्योंकि इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी रहता है। ओके दोस्तों, यानी प्रतिबंध की स्थिति तो नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति जब आती है तो उस पर संसदीय कानून हावी रहता है। यानी कि अगर कोई टकराव होगा तो संसदीय कानून का जो बात होगी वो इसमें मानी जाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस मामले में शक्तिशाली नहीं बनाता? ठीक है, हमारा जो संविधान है वो केंद्र सरकार को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस मामले में शक्तिशाली नहीं बनाता? ऐसा कौन सा मामला है जिसमें देखिए जो राज्य सूची जो है, जो केंद्र जो है राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए जो शक्तिशाली नहीं होती है? देखिए पहला ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। देखिए वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, वो चाहे तो उन्हें नकार सकता है अपने वीटो पावर के माध्यम से। अब देखिए, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों में विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही लाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। आगे देखिए, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। ये बात ही फैक्ट की बात है जो कि सही है। आगे देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय बाजार में उपद्रव स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों बाजार में उपद्रव होगा तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, ये कॉमन सेंस की ही बात है। दोस्तों स्थानीय बाजार, सार्वजनिक व्यवस्था, इन सब में राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं जा सकता। इस प्रकार आपका ये पॉइंट गलत है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? किसके बीच प्रशासनिक संबंधों की बात कर रहा है? किस किस के बीच? केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध किस भाग एवं अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? संविधान के भाग दूसरे जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 आता है, जो संविधान के भाग 10वें में जिसमें अनुच्छेद 245 से 255 आता है, संविधान के भाग 9वें में जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 आता है, संविधान के भाग 11वें में जिसमें अनुच्छेद 256 से 263 आता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, ये संविधान के भाग 11वें में आते हैं जिसमें अनुच्छेद 256 से 263 तक आते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते टाइम पे क्या क्या होता है, कैसे लगाया जा सकता है। देखिए, राज्य द्वारा केंद्र से दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहने पर, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राज्य केंद्र द्वारा कोई निर्देश दिए गए, यानी कि महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि राज्य केंद्र के हर निर्देश की पालना करे, परंतु कोई देश हित से संबंधित या कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसे कोई निर्देश दिए गए, उसका पालना करने में अगर राज्य असफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या फिर दोस्तों, जब कोई राज्य संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता। दोस्तों, संविधान तो हमारे सबसे सुप्रीम पावर है, और संविधान के अकॉर्डिंग ही अगर कोई राज्य काम नहीं करता है, उसका मुख्यमंत्री काम नहीं करता, तो राष्ट्रपति शासन बिना किसी मुद्दे उठाए उसको लगाया जा सकता है। ओके दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रकार दोस्तों आपके सारे ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16वां। अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र को निम्न में से कौन सा निर्देश राज्यों पर लागू नहीं होता? अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र का निम्न में से कौन सा निर्देश राज्यों पर लागू नहीं होता? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 365 के अंतर्गत कुछ जो निर्देश दिए गए, जो देखो राज्य पर लागू नहीं होते हैं, जो केंद्र के। देखिए, संचार के साधनों को बनाए रखें व उनका रखरखाव करें, ये वाला। या राज्य में रेल संपत्ति की रक्षा करें, ये वाला। या प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करना, जो कि दोस्तों सबका राइट होता है। या फिर ये वाला, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। तो देखिए दोस्तों, ये सारे ही कार्य आपके राज्य के होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देना। देखिए दोस्तों, आरक्षण देना ये मुद्दा केंद्र का है। किसका मुद्दा है दोस्तों? केंद्र का मुद्दा है। और प्रश्न आपका कह रहा है 365 के अंतर्गत केंद्र का कौन सा निर्देश राज्यों पर लागू नहीं होता? तो दोस्तों, ये जो आपका है ये लागू नहीं होता। बाकी ये सारी चीज़ें जो दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है वो केंद्र का है, ना कि राज्य का। ओके दोस्तों, ये भी लागू होता है कि संचार के साधनों को बना और उनका रखरखाव करेगा राज्य जो है अपनी रेल की संपत्ति की रक्षा करेगा। प्राथमिक शिक्षा यानी कि छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देगा। और अल्पभाषी जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके समूह के बच्चों को उनकी मातृभाषा सीखने की व्यवस्था भी राज्य करेगा। राज्य में अनुसूचित जनजातियों कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएगा, उनका क्रियान्वयन भी करेगा। परंतु आरक्षण कितना देना है, ये सारा निर्धारण आपका केंद्र के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए किस परिषद का गठन कर सकता है? देखिए, प्रश्न 2 हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत। पहले तो पूछ रहा अनुच्छेद, यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए किस परिषद का गठन कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रीय परिषद, या फिर अनुच्छेद 264 के तहत क्षेत्रीय परिषद, या अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 का आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आपका राष्ट्रपति जी द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद भी मैंने आपको बता दिया है। ओके दोस्तों, देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और देखिए दोस्तों, इस तरह की परिषद 1990 में बनाई भी गई थी। कब बनाई गई थी? महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर प्रश्न पूछे कि इस तरीके की परिषद कब बनाई गई थी, तो दोस्तों इस तरीके की परिषद आपकी 1990 में बनाई भी गई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, ये आपसे संबंधित ही है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इन्होंने 1947 में भारतीय सिविल सेवा, यानी कि पहले भारतीय सिविल सेवा को क्या कहा जाता था? ICS। क्या कहा जाता था? ICS। तो देखिए, 1947 में ICS के स्थान पर IAS कर दिया गया, जो हम लोग आज पढ़ते हैं IAS। UPSC IAS प्री की तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो IAS यही है।
IAS कर दिया गया दोस्तों। और देखिए भारतीय पुलिस जिसे IP कहा जाता था, क्या कहा जाता था? IP, इंडियन पुलिस, क्या कहा जाता था? IP। तो देखिए दोस्तों IP के स्थान पर इन्होंने IPS कर दिया। क्या कर दिया? IPS और IAS की तैयारी देश में सबसे उच्च कोटि की होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नौकरी तो एक ही है IAS या IPS की, बाकी सब तो नौकरियां हैं। ओके दोस्तों, और ये बात जहाँ तक है सही भी है। देखिए दोस्तों भारतीय पुलिस IP के स्थान पर IPS नाम कर दिया गया। और देखिए IAS और IPS को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई थी। ओके दोस्तों, कब दी गई थी? 1947 में। यानी कि यहाँ तक के आपके सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं। और देखिए 1966 में भारतीय वन सेवा, किसको? भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा यहाँ पर बनाया गया था। अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आपने देखे कि चारों ही कथन सत्य, तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19वां। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज की सीरीज में सारे के सारे। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है? देखिए दोस्तों अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, 311 या 312। तो इसका सही उत्तर है आपका 312। अनुच्छेद 312 आपको राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर 20वां। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? किसके विषय में पूछ रहा है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा, संसद या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व संसद व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और देखिए लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नियुक्ति करने वाला कौन है? राज्यपाल। हटा कौन सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। नियुक्ति करने का हक है राज्यपाल को और हटाने का हक राष्ट्रपति को है। प्रश्न नंबर 21वां देखिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, देखिए दोनों प्रश्न में मामूली से अंतर है। यहाँ खाली राज्य लोक सेवा आयोग है या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, और प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आपका, या राज्यपाल करता है, संसद करती है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए दोस्तों संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। ओके दोस्तों, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके दोस्तों, अब देखिए इस प्रकार हमारे आज के सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसी वीडियो का या इसी अध्याय का दूसरा पार्ट हम कल आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अध्याय बड़ा था और हम नहीं चाहते थे कि इसमें से एक भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे। आज भी देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हमने आप लोगों के लिए लिए हैं। और देखिए अध्याय 14वां जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसका सेकंड भाग हम आप लोगों को कल देंगे। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को जो हिंदी माध्यम से UPSC IAS प्री की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसका लिंक भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इस हमारे चैनल से जुड़ें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।